हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले न कोई अर्थ थी, न कोई मून, न कोई जुपिटर, न कोई मार्स और न ही हमारा सन। पूरे स्पेस में न कोई प्लैनेट था, न कोई पेड़, न कोई इंसान, न कोई जानवर और न ही जिंदगी का कोई निशान। सिर्फ एक बेहद विशाल, शांत और रहस्यमयी अंधेरा। लेकिन क्या सच में वहां सिर्फ अंधेरा था, या फिर उस अंधेरे के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसने आगे चलकर पूरी इंसानी दुनिया की तकदीर बदल दी? आज की इस वीडियो में हम साइंस के मुताबिक जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम आखिर बना कैसे, अर्थ कहां से आई, सन कैसे बना और कैसे एक साधारण सा गैस और धूल का क्लाउड आगे चलकर पूरी दुनिया का घर बन गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप स्पेस में तैर रहे हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। दूर दूर तक कोई प्लेनेट नहीं, कोई स्टार नहीं, सिर्फ गैस और धूल का एक बहुत विशाल क्लाउड। साइंस के मुताबिक इसी क्लाउड को सोलर नेबुला कहा जाता है। यह कोई छोटा मोटा क्लाउड नहीं था। यह इतना विशाल था कि अगर आज का पूरा सोलर सिस्टम उसके अंदर रखा जाए तो भी उसके आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इस क्लाउड के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी। आज भी हमारा सन इन्हीं दो गैस से मिलकर ज्यादातर बना है। लेकिन उस समय यह सब बिल्कुल शांत नहीं था। स्पेस में हर चीज पर ग्रेविटी काम करती है, भले ही हमें वह दिखाई न दे। लेकिन ग्रेविटी हमेशा अपना काम करती रहती है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। ग्रेविटी ने इस गैस और धूल को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। शुरुआत में यह बदलाव इतना धीमा था कि अगर कोई उस समय इसे देख रहा होता तो शायद हजारों साल तक उसे कोई बदलाव नजर ही नहीं आता। लेकिन स्पेस में समय की रफ्तार हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। लाखों साल, फिर करोड़ों साल यूं ही गुजरते गए। जितनी ज्यादा गैस और डस्ट एक जगह जमा होती गई, उतनी ही ग्रेविटी और ताकतवर होती गई। अब यह पूरा क्लाउड धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी घूमने की रफ्तार लगातार बढ़ती गई। जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ अंदर करके तेज घूमने लगता है, वैसे ही यह विशाल क्लाउड भी सिकुड़ता गया और तेज घूमता गया। अब उसके बीच वाले हिस्से पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। गैस के कण एक दूसरे से लगातार टकरा रहे थे। हर टक्कर के साथ हीट बढ़ रही थी। टेम्परेचर लगातार ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे वह हिस्सा इतना गर्म हो गया कि वहां का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच गया। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने हमेशा के लिए हमारे सोलर सिस्टम की किस्मत बदल दी। उस क्लाउड के बिल्कुल बीच में एक चमक पैदा हुई। वह चमक हर सेकंड और तेज होती गई और कुछ ही समय बाद वहीं जन्म हुआ, हमारे सन का। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि सन बनने के बाद भी उसके चारों तरफ अरबों टन गैस, डस्ट और छोटे छोटे पत्थर घूम रहे थे। आखिर यही छोटे छोटे टुकड़े कैसे मिलकर अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न और बाकी सभी प्लैनेट्स बने, के बीच वाले हिस्से में हमारा सन बन गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब सन पहली बार चमकने लगा, तब उसके चारों तरफ अभी भी अरबों टन गैस, डस्ट और छोटे छोटे पत्थर तेज रफ्तार से घूम रहे थे। ये सभी चीजें एक गोल डिस्क की तरह सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही थीं। साइंस में इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। अगर उस समय कोई इस नजारे को देख पाता तो उसे ऐसा लगता जैसे एक चमकते हुए सन के चारों तरफ धूल और गैस का एक विशाल तूफान लगातार घूम रहा हो। लेकिन यह घूमना कभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। इन छोटे छोटे पत्थरों की आपस में लगातार टक्कर हो रही थी। कुछ टक्करें इतनी हल्की थीं कि दोनों टुकड़े एक दूसरे से चिपक जाते थे, लेकिन कुछ टक्करें इतनी जोरदार थीं कि बड़े बड़े टुकड़े टूटकर फिर छोटे हिस्सों में बिखर जाते थे। यह सिलसिला लाखों साल तक चलता रहा। धीरे धीरे जो टुकड़े बचते गए वे पहले से बड़े होते गए। एक छोटा पत्थर, फिर उससे बड़ा पत्थर, फिर एक चट्टान और फिर पहाड़ जितने विशाल पिंड बनने लगे। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी अपनी ग्रेविटी भी पैदा होने लगी। अब वे अपने आसपास मौजूद और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगे। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हर नई टक्कर
हर नया जुड़ाव, हर नया पत्थर उन्हें और बड़ा बनाता गया। करोड़ों साल बीत गए और अब उन विशाल पिंडों का आकार सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच चुका था। साइंस इन्हें प्लैनेटेजिमल्स कहती है। यही आगे चलकर प्लैनेट्स बनने वाले थे, लेकिन सभी प्लैनेट्स एक जैसे नहीं बने। सन के बिल्कुल पास तापमान इतना ज्यादा था कि वहां सिर्फ भारी और ठोस पदार्थ ही टिक पाए। इसी वजह से मर्कुरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे चट्टानी प्लैनेट्स बने। दूसरी तरफ सन से बहुत दूर तापमान काफी कम था, वहां गैस बड़ी मात्रा में जमा हो सकी। इसी कारण जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जैसे विशाल गैस जायंट्स बने। इनमें से जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट बना। अगर जुपिटर को बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ रख दिया जाए तब भी उसका आकार हैरान कर देने वाला लगता है। लेकिन उस समय अभी किसी भी प्लैनेट पर जिंदगी नहीं थी। हर तरफ सिर्फ आग, धूल, पत्थरों की बारिश। उस समय की अर्थ बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। अगर आप उस समय स्पेस से अर्थ को देखते तो आपको एक नीले और खूबसूरत प्लैनेट की जगह आग का एक विशाल गोला दिखाई देता। चारों तरफ पिघला हुआ लावा, हर तरफ लाल रंग की चमक और लगातार गिरते हुए एस्टेरॉइड्स। उस समय पूरे सोलर सिस्टम में अभी भी करोड़ों छोटे बड़े पत्थर तेज रफ्तार से घूम रहे थे। इनमें से बहुत से पत्थर नई बनी हुई अर्थ से टकरा रहे थे। हर टक्कर इतनी शक्तिशाली होती थी कि पूरी सतह फिर से पिघल जाती थी। सोचिए, एक एस्टेरॉयड जिसकी चौड़ाई कई किलोमीटर हो तक हो, अगर वो आज अर्थ से टकरा जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। लेकिन उस समय ऐसी टक्करें बार बार हो रही थीं। इसी वजह से अर्थ का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया था। धीरे धीरे अर्थ के अंदर मौजूद भारी तत्व जैसे आयरन और निकेल पिघलकर नीचे की तरफ डूबने लगे, वहीं हल्के तत्व ऊपर की तरफ रहने लगे। साइंस इस प्रक्रिया को प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहती है। यही वह समय था जब अर्थ का कोर बनना शुरू हुआ। आज भी अर्थ के बिल्कुल बीच में आयरन और निकल का एक बेहद गर्म कोर मौजूद है। इसी कोर की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो शायद आज यहां जीवन का होना बहुत मुश्किल होता। लेकिन उस समय अर्थ के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। स्पेस में अभी भी लाखों नहीं, अरबों चट्टानें घूम रही थी और उनमें से एक चट्टान बाकी सभी से अलग थी। साइंस के मुताबिक उसका आकार लगभग मार्स जितना था। साइंटिस्ट्स ने उस प्लैनेट का नाम थियोआ रखा है। थियोआ भी सन के चारों तरफ घूम रहा था। करोड़ों साल तक उसकी ऑर्बिट बदलती रही। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए अर्थ की कहानी बदल दी। धाया और अर्थ आमने सामने आ गए। दोनों की रफ्तार कई हजार किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और फिर एक ऐसी टक्कर हुई जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा पिघलकर स्पेस में उछल गया। अरबों टन चट्टानें और धूल स्पेस में फैल गई। कुछ समय तक यह मलबा अर्थ के चारों तरफ घूमता रहा। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस मलबे को फिर से एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। लाखों साल बीत गए और यही मलबा मिलकर एक नए साथी में बदल गया। आज हम उसे मून के नाम से जानते हैं। जी हां, साइंस के मुताबिक मून अर्थ के साथ हुई इसी विशाल टक्कर का परिणाम माना जाता है। मून बनने के बाद अर्थ पहले जैसी नहीं रही। अब उसकी रोटेशन बदल चुकी थी, उसका एक्सिस बदल चुका था और धीरे धीरे हमारे प्लैनेट पर स्थिरता आने लगी। लेकिन अभी भी अर्थ पर न हवा थी, न समुद्र, न बारिश और न ही जीवन का कोई निशान। सिर्फ आग, धुआं, तरफ पिघली हुई चट्टानें थी। आसमान नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। अगर उस वक्त कोई स्पेस से अर्थ को देखता तो उसे सिर्फ एक चमकता हुआ लाल प्लैनेट नजर आता। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई भी चीज अपनी असली शक्ल में दिख ही नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे करोड़ों साल गुजारते गए, अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जब भी ऊपर वाली सतह थोड़ी ठंडी होती, अंदर का गर्म लावा फिर से बाहर आ जाता। यह सिलसिला हजारों नहीं, लाखों साल तक चलता रहा। हर नई वॉल्केनिक एक्टिविटी अर्थ की शक्ल को बदल रही थी। उस वक्त अर्थ पर हजारों एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद थे। ये वॉल्केनोज सिर्फ लावा ही बाहर नहीं निकाल रहे थे, इनके साथ बहुत सी गासेस भी बाहर आ रही थी, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
सल्फर डाइऑक्साइड और कई दूसरी गैसेस। उस वक्त अर्थ के पास आज जैसा एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं था। जो हवा आज हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। ना ऑक्सीजन थी, ना साफ आसमान, सिर्फ घने धुएं और जहरीली गसीस का एक बहुत मोटा पड़ा अर्थ को घेरे हुए था। अगर उस वक्त कोई इंसान वहां होता तो एक सांस लेना भी नामुमकिन होता। लेकिन इसी जहरीली हवा के अंदर एक नई दुनिया तैयार हो रही थी। धीरे धीरे अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा और ठंडा होने लगा। पहली बार मजबूत चट्टानें बनने लगी। इसी वक्त एक और हैरान कर देने वाली चीज हुई। वॉल्केनोज से निकलने वाली वाटर वेपर ऊपर उठती गई। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, ये वाटर वेपर भी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और फिर करोड़ों साल तक लगातार बारिश होती रही। ये आम बारिश नहीं थी। साइंस के मुताबिक ये बारिश हजारों या लाखों दिन नहीं, बल्कि लाखों साल तक चल सकती थी। सोचिए, लगातार बारिश, सिर्फ बारिश, हर जगह बारिश, पानी गिरता रहा, भाप बनती रही, फिर से बादल बने और फिर से बारिश होती रही। धीरे धीरे अर्थ के नीचे वाले गड्ढों में पानी जमा होने लगा। यहीं से पहले ओशंस की बुनियाद पड़ी। आज जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और बाकी सारे समुंदर हैं, उनका सफर भी इसी तरह शुरू हुआ। लेकिन साइंस के पास एक और थियोरी भी है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि अर्थ का कुछ पानी बाहर से भी आया। स्पेस में घूमते हुए आइस वाले कॉमेट्स और वाटर रिच एस्टेरॉइड्स बार बार अर्थ से टकराते रहे। उनके अंदर जमा हुआ बर्फ पिघालकर अर्थ के पानी में शामिल होता गया। आज भी साइंटिस्ट्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि अर्थ का कितना पानी वॉल्केनो से आया और कितना स्पेस से। लेकिन एक बात तय है, अब अर्थ धीरे धीरे उस प्लैनेट में बडाल रही थी कि सतह ठंडी हो चुकी थी। पहाड़ बनने शुरू हो गए थे, गहरे ओशंस तैयार हो चुके थे, घने बादल पूरे प्लैनेट को ढके हुए थे, लगातार बिजली चमक रही थी, वोल्केनोज अभी भी फट रहे थे। लेकिन अब अर्थ पर एक ऐसी चीज मौजूद थी जो हम पहले कभी नहीं थी, लिक्विड वाटर। और यही पानी आगे चलकर पूरी कहानी बदलने वाला था। साइंस के मुताबिक जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी पैदा हो जाती है। लेकिन उस समय अभी तक किसी भी तरह का पेड़, कोई जानवर, कोई इंसान, यहां तक कि कोई मछली भी मौजूद नहीं थी। पूरा प्लैनेट बिल्कुल खाली था। सिर्फ चट्टानें, समुद्र, बिजली और लगातार चलने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन्हीं ओशंस के अंदर करोड़ों साल तक अलग अलग केमिकल्स आपस में मिलते रहे, बिजली गिरती रही, हीट मिलती रही, प्रेशर बदलता रहा। धीरे धीरे कुछ साधारण मॉलिक्यूल्स मिलकर थोड़े जटिल मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। फिर समय बीतता गया। करोड़ों साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। एक समय ऐसा आया जब कुछ मॉलिक्यूल्स ने अपने जैसी कॉपी बनाना शुरू कर दिया। यहीं से जीवन की सबसे पहली सीढ़ी शुरू हुई। आज भी साइंटिस्ट्स इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि पहला लिविंग सेल आखिर कैसे बना। अभी तक इसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट्स का मानना है कि जीवन की शुरुआत बहुत छोटे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म से हुई होगी। ये इतने छोटे थे कि उन्हें आंखों से देखना भी संभव नहीं था, लेकिन इन्हीं छोटे ऑर्गेनिजम्स ने आगे चलकर पूरी अर्थ बदल दी। करोड़ों साल तक यही छोटे छोटे जीव ओशंस में फैलते रहे। धीरे धीरे उन्होंने एनर्जी बनानी सीखी। कुछ ने सन की रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू किया। साइंस इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहती है। यही वह पल था जब पहली बार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़नी शुरू हुई। शुरुआत में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन लाखों नहीं, करोड़ों साल तक फोटोसिंथेसिस चलती रही। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बदलने लगा। अब अर्थ पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगी। नीला आसमान, गहरे ओशंस, मजबूत चट्टानें और हवा में बढ़ती हुई ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन आगे चलकर बड़े जीवों के लिए सबसे जरूरी साबित हुई। अगर फोटोसिंथेसिस कभी शुरू ही ना होती तो शायद आज न जंगल होते, न जानवर और न ही इंसान, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्थ अब भी लगातार बदल रही थी।
महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे, वोल्केनोज नए द्वीप बना रहे थे, समुद्रों की गहराइयों में नई नई प्रजातियां जन्म ले रही थीं। हर 1 करोड़ साल बाद अर्थ पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। करोड़ों साल बीत चुके थे, एटमॉस्फेयर पहले से काफी अलग हो चुका था। ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। समुद्रों के अंदर मौजूद छोटे छोटे जीव अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहे थे। हर नई जनरेशन अपने साथ छोटे छोटे बदलाव लेकर आ रही थी। इन्हीं बदलावों को साइंस एवोल्यूशन का हिस्सा मानती है। करोड़ों साल तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कुछ जीव एक सेल से कई सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स में बदलने लगे। अब जीवन पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका था। समुद्रों की गहराइयों में नए नए जीव दिखाई देने लगे। कुछ जीव तैर सकते थे, कुछ समुद्र की सतह पर रहते थे, कुछ समुद्र की गहराइयों में। समय लगातार आगे बढ़ता रहा। फिर अर्थ पर एक ऐसा दौर आया जिसे साइंटिस्ट्स कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। यह वह समय था जब बहुत कम समय के अंदर हजारों नई स्पीसीज दिखाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे जीवन अचानक तेजी से फैलने लगा हो। अब समुद्र रंग बिरंगे जीवों से भर चुके थे, लेकिन अभी भी जमीन पूरी तरह खाली थी। न कोई पेड़, न कोई जंगल, न कोई जानवर, सिर्फ चट्टानें। फिर लाखों साल बाद कुछ छोटे पौधों ने पहली बार जमीन पर अपनी जगह बनानी शुरू की। यह अर्थ के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। धीरे धीरे पौधे फैलते गए, फिर उनके साथ छोटे कीड़े आने लगे, फिर बड़े कीड़े, फिर ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। अर्थ अब हर कुछ करोड़ साल बाद बिल्कुल अलग दिखाई देने लगी। जंगल बनने लगे, नदियां बहने लगीं, दलदल बनने लगे। एटमॉस्फेयर पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुका था, लेकिन नेचर अभी भी शांत नहीं थी। वोल्केनोज अब भी फट रहे थे। कई बार पूरे महाद्वीप बदल जाते थे, कई बार समुद्र पीछे हट जाते थे, कई बार नई पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती थीं। इसी दौरान कॉन्टिनेंट्स भी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। आज जो कॉन्टिनेंट्स हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, वे हमेशा से अलग नहीं थे। साइंस के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब लगभग सारी जमीन मिलकर एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बनी हुई थी। साइंटिस्ट्स उसे पैंगिया कहते हैं। सोचिए, अगर उस समय आप अर्थ को स्पेस से देखते तो आपको लगभग पूरी जमीन एक ही जगह दिखाई देती। लेकिन अर्थ के अंदर मौजूद गर्मी लगातार काम कर रही थी। जीवन लगातार बदलता रहा। छोटे छोटे जीव धीरे धीरे बड़े और जटिल जीवों में बदलने लगे। समुद्र अब जीवन से भर चुके थे। कुछ जीवों ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। धीरे धीरे विशाल जंगल बनने लगे। अर्थ का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो चुका था। ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ रही थी। अब ऐसे जीव भी पैदा होने लगे जिन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। समय कभी रुकता नहीं। करोड़ों साल गुजरते गए और फिर अर्थ पर एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया की शक्ल बदल दी। विशाल डायनासोर, कुछ इतने बड़े कि उनकी ऊंचाई कई मंजिला इमारत जितनी थी, कुछ इतने तेज कि अपने शिकार को पलक झपकते पकड़ लेते थे। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोर इस प्लैनेट पर राज करते रहे। अगर उस समय कोई इंसान मौजूद होता तो शायद एक दिन भी जिंदा न रह पाता। हर तरफ विशाल जंगल, अजीब आवाजें और धरती पर घूमते हुए ऐसे जीव जिन्हें देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन नेचर हमेशा बदलती रहती है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले स्पेस में एक विशाल एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। उसका आकार लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक माना जाता है। वह इतनी तेज रफ्तार से सफर कर रहा था कि उसे रोकना नामुमकिन था। और फिर वह अर्थ से टकरा गया। यह टक्कर इंसानी इतिहास की नहीं, बल्कि पूरी अर्थ की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। टक्कर के साथ ही इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि करोड़ों परमाणु बमों जितनी ताकत एक पल में रिलीज हो गई। हजारों किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो गया। आसमान धूल और धुएं से भर गया। कई महीनों तक सन की रोशनी ठीक तरह से अर्थ तक नहीं पहुंच सकी। पौधे मरने लगे, उन पर निर्भर जानवर भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। और इसी घटना के बाद ज्यादातर डायनासोर हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। डायनासोर के खत्म होने के बाद छोटे मैमल्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने पूरी अर्थ पर फैलना शुरू कर दिया। करोड़ों साल तक एवोल्यूशन का सफर चलता रहा। इन्हीं मैमल्स में से एक शाखा आगे चलकर प्राइमेट्स बनी और फिर
बहुत लंबे समय बाद इंसानों के पूर्वज इस प्लैनेट पर दिखाई देने लगे। उन्होंने चलना सीखा, आग जलाना सीखा, औजार बनाना सीखा, भाषा सीखी, सभ्यताएं बनाईं, शहर बसाए, और एक दिन यही इंसान स्पेस की तरफ देखने लगा। जिस प्लैनेट ने उसे जन्म दिया, उसी प्लैनेट को समझने की कोशिश करने लगा। आज हम सैटेलाइट भेजते हैं, मून तक पहुंच चुके हैं, मार्स पर मिशन भेज चुके हैं और जुपिटर तक भी अपने यान पहुंचा चुके हैं। लेकिन आज भी जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो वही पुराना सवाल हमारे दिल में आता है, आखिर इस पूरी कायनात में अभी कितने राज छिपे हुए हैं, और आने वाले समय में साइंस हमें और कौन सी नई बातें बताएगी। और इस तरह अरबों साल का यह सफर एक छोटे से गैस और डस्ट क्लाउड से शुरू हुआ, और आज इसी सफर का नतीजा है हमारी अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी एक बहुत बड़ा राज बाकी है। आखिर मून का जन्म कैसे हुआ? क्या वाकई मार्स जितना बड़ा एक प्लैनेट अर्थ से टकराया था? और जुपिटर ने हमारे सोलर सिस्टम को किस तरह बदल दिया? इन सब सवालों के जवाब हम एपिसोड 2 में डिटेल से जानेंगे। इसलिए अगर आप ये रोमांचक सफर मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा एपिसोड 2 में, जहां हम मून के जन्म और अर्थ के सबसे बड़े टकराव की पूरी कहानी जानेंगे। तब तक के लिए बाय।